Hello students, in this video we will consider a topic solubility of gases in liquids. Now what is the solubility of a gas in a particular liquid? It is basically the volume of gas in cubic centimeters that can be dissolved in unit volume, that is 1 cubic centimeter of the liquid, to form the saturated solution at that temperature of the experiment and under a pressure of 1 atmosphere. Is it clear? तो सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ गैस जिसे आप मेजर करोगे क्यूबिक सेंटीमीटर में, कितना गैस आपका डिसॉल्व हो सकता है विद इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड रिजल्टिंग इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और प्रेशर कितना मेंटेन करना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन whereby गैस अपने मैक्सिमम लिमिट तक डिज़ोल्व या सॉल्युबल हो चुका है विद इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड, उसके बाद उसकी डिज़ोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगी, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस है, या जब उसकी सॉल्युबिलिटी ख़त्म हो गई तो कितनी कंसंट्रेशन है उस गैस की विद इन दैट लिक्विड, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पैरामीटर अल्फ़ा. इस अल्फ़ा को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस. ठीक है, सो इट इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस डिनोटेड बाय अल्फ़ा. सो व्हाट यू कैन से अबाउट दिस अल्फ़ा? as the value of alpha increases, what will be the effect on solubility of gas? Yes, it will also increase definitely. Okay, now further we will see the various factors which affect the solubility of a gas in a liquid. पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट. अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं गैसेस की जो कि बहुत आसानी से लिक्विफैक्शन करते हैं, बहुत ईजीली विद इन अ सॉल्वेंट, राइट. मतलब उनकी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी होती है. ओके, तो से फॉर एग्जांपल कुछ गैसेस में कंसिडर कर रही हूँ एज द स्पेसिफाइड टेबल: हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S और एमोनियम. अब एक टेबल में आपको अल्फ़ा वैल्यूज़ दिए हुए, उनके अल्फ़ा वैल्यूज़ क्या होती हैं? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. ओके, तो ये फैक्टर देखो, हीलियम के केस में बहुत थोड़ा है, 0.009, नाइट्रोजन में थोड़ा इंक्रीज़ कर गया, ऑक्सीजन में 0.028 है, H2S में थोड़ा बहुत और इंक्रीज़ कर गया 2.62, और NH3 में इसका फैक्टर बहुत अच्छा है, दैट इज़ 710. तो ये पर्टिकुलर पैरामीटर अल्फ़ा हमें ये समझने में आसानी देता है कि कौन से गैसेस आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं विद इन अ लिक्विड और कौन से इजीली सॉल्युबल नहीं है. सो एज पर द टेबल व्हाट आई कैन से, NH3 इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि आज ये जो डाटा आपको प्रोवाइडेड है ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर के रेफरेंस में है. सो एमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर इन कंपैरिजन टू द अदर गैसेस. इज इट क्लियर? Then we'll move on the next factor affecting the solubility. Next factor is effect of temperature. So this is a very important factor. यहाँ पे आपने याद रखना है, solubility decreases with increase in temperature. अब क्यों होता है ऐसे? See, जब गैस आपका सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व कराते हो as per this equation, तो वो प्रोसीड करता है, सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ती हुई जाती है, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सॉल्यूशन, बट हाउएवर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होगा कि ये जो रिएक्शन है इट इज़ एक्कम्पेंड बाय रिलीज ऑफ हीट. ओके, अब एक और चीज़, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. किसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है? बिटवीन द डिज़ोल्व्ड गैस एंड द अनडिज़ोल्व्ड गैस, राइट. और अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे केसेस में? ली-चैटलियस प्रिंसिपल. आपने ली-चैटलियस प्रिंसिपल डेफिनेटली आपने पुराने क्लासेस में स्टडी किया होगा, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. और अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको सिंपल कंसेप्ट में बता देती हूँ व्हाट इज़ ली-चैटलियस प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if there is any change made in terms of temperature, pressure or concentration or any such parameter on that particular system, तो सिस्टम अपने आप को उस डायरेक्शन में ढकेलेगा जहाँ पे वो इफ़ेक्ट अनडू हो जाए, वो इफ़ेक्ट कम हो जाए, वो इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए, राइट. तो यही एग्जांपल हम ले लेते हैं.
क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. इट विल बी accompanied बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, अब ऐसे केस में, ऐसे सिस्टम्स में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, सिस्टम कहाँ जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो सके. तो टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ होगा, डेफिनेटली इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक्सोथर्मिक है, वहाँ पे रिलीज ऑफ हीट से कंपेन हो रहा है, राइट. तो सिस्टम ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉलोइंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम मूव कर रहा है तो व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो डिक्रीज हो जाएगी विद इन द लिक्विड. एंड दैट इज द कंसेप्ट वी आर सेइंग, दैट सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग विद योर इंक्रीज इन temperature. Okay, however there are certain exceptions to this. Say for example अगर आप H2 and inert gases की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि ये gases नॉन एक्वियस सॉल्यूशन में थोड़े अलग तरीके से बिहेव करते हैं. नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स कौन से हो गए, जैसे एसीटोन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया. ओके, तो ये गैसेस नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स में क्या करते हैं, दे आर फाउंड टू बी मोर सॉल्यूबल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. Is it okay? Further, the concept of Van't Hoff equation. अब क्या है Van't Hoff equation या कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? See, this equation is basically, it expresses the quantitative effect of temperature on the solubility of gas in a liquid. तो टेम्परेचर का किस एक्सटेंट तक क्वान्टिटेटिवली कितना इफेक्ट पड़ रहा है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, उसको हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Van't Hoff's equation. ओके, तो ये इक्वेशन है d by dt of log c इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर. c क्या है यहाँ पे, इट इज़ द कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर ऑफ द गैस इन द लिक्विड, और डेल्टा h क्या है, इट इज़ द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर t. इज इट ओके. अब इसी Van't Hoff इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म भी हम देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के केस में आपको इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म की बहुत हेल्प मिलेगी. सो लेट अस मूव अहेड. इफ़ वी कंसिडर डेल्टा एच, दैट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, okay, then integration of the equation, integration of this particular equation for two different concentrations C1 and C2 and at two different temperatures T1 and T2. So after integrating between these conditions you will get this particular integrated form of the equation. See the integrated form of equation here, log of C2 upon C1 is equal to delta H upon R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. राइट, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके पास यू नीड टू फाइंड आउट कंसनट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन वेयर बाय एक कंसनट्रेशन आपको दी हुई है, दोनों टेम्परेचर्स आपको स्पेसिफाइड है, एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच इज़ ऑल्सो गिवन टू यू. आर इज़ अ कांस्टेंट डेफिनेटली, मोलार गैस कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आप फिल कर दोगे यहाँ पे एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द अननोन कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इज इट ओके. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पैरामीटर या नेक्स्ट फैक्टर है अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड at a particular temperature, okay, that I am giving as m, is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature. okay, तो simple terms में हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट आपकी ये बन गई, m directly proportional to p, right? So the mass of the gas which is dissolved within a liquid directly proportional to the pressure of the gas which is in equilibrium with the solvent at a particular temperature. Is it okay? अब further क्या करेंगे हम, proportionality sign हटानी है, so we are adding a constant to it, proportionality constant, that is kh. इस kh को कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट. ओके, अब इसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या हम रिलेट कर सकते हैं विद डाल्टन्स थ्योरी. डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ मास ऑफ द गैस, डाल्टन के हिसाब से ही हैज़ कंसिडर्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विद इन अ सोल्यूशन. ओके, सो ही सेज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द gas within a solution x is directly proportional to
the partial pressure of that gas within the liquid. So x is directly proportional to p. Again प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज के प्राइम. सो दैट बिकम्स एक्स ए इज इक्वल टू के प्राइम इंटू पी ए. तो ए यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है, सपोज एनी गैस ए हम बात कर रहे हैं. सो एक्स ए विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए एंड पी ए विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए, राइट, विद इन योर सोल्यूशन. अब फर्दर इसे हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है ऑन द स्क्रीन. Your pressure is plotted across the y-axis and across the x-axis you will be plotting your mole fractions of the gas. Then you will be getting such type of curve, a straight line curve here, right? तो इसका जब आप slope find out करोगे, that slope will be equivalent to your Henry's constant, that is Kh. I hope it is clear. Now what you are going to do next is we'll relate both of them, Dalton's theory and the Henry's law together, right, and then try to find out the conclusion of Henry's law. So let us move ahead. अब जब दोनों concepts को हम एक साथ कर लेते हैं, we derive at this point that is PA is equal to KH into XA, where KH is equal to 1 upon K prime. K prime कौन सा था, proportionality constant for Dalton's concept. KH is the proportionality constant for Henry's law concept. Okay, so we are equating that. Now further on basis of this particular law concept, let us consider certain concluding points for Henry's law. So according to Henry's law, what is the first point? The first point says greater the value of KH, the solubility of the gas will decrease, right? So as you can see here, KH is equal to 1 upon K prime, right? So that means we can say as your KH value goes on increasing, what will be the effect on solubility? Solubility is definitely going on decreasing, right? Because mole fraction, you take it on the other side, so that will be 1 upon XA is equal to KH upon PA. Okay, so your KH factor increases, your XA is going on decreasing. That means the solubility will be decreasing since the mole fraction of that particular gas within the liquid is decreasing. Is it okay? The second concluding point is in case of water, it is observed particularly कि water के case में the value of KH increases with increasing temperature, right? Which suggests that the solubility decreases with increase of temperature. What do you mean by this? जैसे आपकी KH वैल्यू वाटर, इट्स स्पेसिफिकली फॉर वाटर, सो जैसे आपकी KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, राइट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो क्या होगा वहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. KH इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट. solubility decrease हो जाएगी. Then can I apply this concept to aquatic animals? Can I say that aquatic animals are comfortable in cold water? Yes, cold water की बात कर रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है. तो अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो what will be the effect on your KH? KH is also going to decrease, right? और अगर KH डिक्रीज़ हो जाएगा तो what will be the effect on your solubility? Solubility रिवर्स होती है तो solubility will go on increasing. किसकी solubility increase हो रही है? जो gases exist कर रहे हैं like oxygen, उनकी solubility will increase, right? तो उनकी solubility increase हो जाएगी तो aquatic animals अच्छे से respiration कर पाएंगे उन gases के presence में, and so I can say that in cold water aquatic animals are comfortable. Are you able to understand? I hope. Okay. We'll move next on the limitations of Henry's law. तो पहली limitation जो है Henry's law की, that is the gas should behave like an ideal gas. इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस. तो अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हुआ तो भी आपका हेनरीज लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, या टेम्परेचर अगर हम कहते हैं टू हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, या टू लो है, वेरी लो है, तो इन सारे केसेस में क्या होगा, गैसेस जो है वो आइडियली ओबे नहीं करेंगे और वहाँ पे आपकी हेनरीज लॉ ओबे नहीं हो पाएगा. सेकेंड लिमिटेशन है हेनरीज लॉ की, there shouldn't be
any kind of association or dissociation of the gas within the solvent. See, अगर गैस किसी तरह की कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करता है विद द सॉल्वेंट, राइट, उसकी रिएक्टिविटी है उस सॉल्वेंट के साथ, तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन फर्दर एसोसिएशन में फॉरवर्ड हो सकता है, या पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह की कोई रिएक्शन वर्कआउट हो रही है उसमें और किसी तरह की डिसोसिएशन भी वर्कआउट हो सकती है. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड. तो उसकी एक्चुअल सॉल्युबिलिटी को जो है हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, राइट. सो दैट इज़ एन अनदर लिमिटेशन फॉर द हेनरीज लॉ. द थर्ड लिमिटेशन इज़ द गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्यूबल. अब क्यों कह रहे हैं हम ऐसे, अगर सपोज़ कोई एक गैस है, जैसे एमोनिया की अगर हम बात करते हैं, हमने एक टेबल देखा था जहाँ पे एमोनिया की वैल्यू थी 710, तो उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी है वाटर में. दैट मीन्स से फॉर एग्जांपल ऐसे गैसेस जिनकी हाईली सॉल्युबिलिटी है, तो क्या होगा, एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर दोज गैसेस विल बी सॉल्यूबल. ओके, then how you are going to find out the solubility of gas at a particular temperature or at a particular pressure? That means हम फिर से उसे study नहीं कर पाएंगे. Okay, so that is one more limitation for the Henry's law, that gases जो highly soluble हैं उनकी study Henry law के हिसाब से, या effect of pressure उन पर क्या होगा उनके solubility के ऊपर, उसकी study हम नहीं कर पाएंगे. Okay, after limitations the next concept is regarding the applications of Henry's law, right. तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती है कि यहाँ पे हेनरीज लॉ ओबे होता है. से फॉर एग्जांपल द पहला केस कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करो, कोक की बात करो, थम्स अप की बात करो, राइट. तो क्या होता है इनके, अगर आप वो कांच वाली बॉटल्स कंसिडर करते हो, जैसे ही आप ये बॉटल्स का सील ओपन करते हो ओपनर से, तो एकदम से वो गैस ऊपर की तरफ पीप आउट करती है, राइट. सो इनको हम कहते हैं कार्बोनेटेड बीवरेजेस. तो क्या होता है इनमें आपके पास एक वाटर है, एक लाइक उनमें कोई एक एसेंस वगैरह डाल के एक वाटर तैयार किया जाता है, और उसमें गैसेस अंडर प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर इनमें इंसर्ट किया जाता है और उसे सील किया जाता है. तो जैसे ही आप उस बॉटल को ओपन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या मिलती है, खुली स्पेस मिलती है, और वो ऊपर की तरफ पीप आउट होता है. ओके, तो इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस में हम सिंपल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स. तो गैसेस को हमने अंडर प्रेशर सॉल्युबल किया हुआ था, उसे सील लगाने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ किया गया था, पर जैसे ही आपने उसको डीसील कर दिया, क्या हो गया, उसकी सॉल्युबिलिटी गैस की विद इन द लिक्विड कम हो गई और वो गैस बाहर की तरफ आ गया. ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट हम कंसिडर कर सकते हैं इन द डीप सी डाइविंग. डीप सी डाइविंग की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अगर आपको पता होगा जो डाइवर्स होते हैं अपने साथ कुछ सिलेंडर्स कैरी करके लेकर जाते हैं. ओके, अब ये सपोज़ हम कहें कि हमें ज़िंदा रहने के लिए या हमें रेस्पायर करने के लिए वी नीड टू हैव ऑक्सीजन. तो क्या हम उनको कम्प्लीटली ऑक्सीजन वाले सिलेंडर्स ही लेकर उन्हें अंदर भेज सकते हैं? नो, नहीं जा सकते. रैदर यहाँ पे कौन से सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे सिलेंडर्स डाइविंग के दौरान यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे 2% ऑक्सीजन होता है एंड 98% हीलियम यूज़ किया जाता है उसमें, राइट. अब इसका रीज़न भी ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स हैं. सी इफ यू अप्लाई हेनरीज लॉ हियर, हेनरीज लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ करती हैं विथ प्रेशर. ठीक है, तो जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग. अब सपोज़ हम कंसिडर करते हैं कि जो डाइवर्स हैं वो सिलेंडर यूज़ करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन का इन इक्वल प्रोपोर्शंस. ठीक है, जैसा प्रोपोर्शन अर्थ पे अवेलेबल होता है, और वही प्रोपोर्शन में हम सिलेंडर तैयार करते हैं और डाइवर्स को प्रोवाइड करते हैं. अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में यूज़अप हो जाएगा थ्रू दैट डाइवर्स विद इन द सी या बीनेथ द वाटर लेवल, राइट. बट ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर नीचे, अब जब जो पानी के अंदर जा रहे हैं डाइवर्स, तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा वहाँ पे. दैट मीन्स हेनरीज लॉ के हिसाब से सॉल्युबिलिटी जो होगी वो गैसेस की इंक्रीज़ हो जाएगी. अब ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे ये गैसेस, दिस विल डायरेक्टली गेट डिजॉल्व विद इन द ब्लड एंड द अदर बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी. अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में उनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट. अब जब ऑक्सीजन की तो मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइजेशन हो गई,
बट हाउएवर नाइट्रोजन कहाँ चला गया, नाइट्रोजन उनके बॉडी फ्लूइड्स में एब्जॉर्ब हो गया. ओके अब ऐसे डाइवर्स आफ्टर वर्किंग आउट दैट प्रोसेस जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वापस आते हैं तो व्हाट विल हैपन, दिस नाइट्रोजन will remain dissolved and will form bubbles when the diver is approaching the atmospheric pressure, right? अब ये जो bubbles हैं this basically affect the nerve impulses और फिर एक डिसीज़ होता है जिसे हम decompression sickness कहते हैं, उस डिसीज़ को ये गिव राइज करता है. ओके और इस वजह से एंड दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर हेल्थ. इस वजह से जो डाइवर्स होते हैं वो सिलेंडर में नाइट्रोजन नहीं यूज़ करते, इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन दे टेक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हीलियम एंड ऑक्सीजन एज स्पेसिफाइड हियर. अब हीलियम क्यों यूज़ किया जाता है पर्टिकुलरली, दैट इज़ बिकॉज हीलियम इज़ मच लेस सॉल्युबल इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स. द हाई पार्शियल प्रेशर्स पे भी हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है. ओके रैदर हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 2% ऑक्सीजन और 98% हीलियम, तो इनका जो पार्शियल प्रेशर तैयार हो रहा है दैट पार्शियल प्रेशर इज़ इक्वेलेंट टू ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब हम नॉर्मल एयर कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, मेंटेनिंग द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस. ओके तो ऐसे डाइवर्स जब इस तरह के सिलेंडर्स यूज़ करते हैं तो वो बिनीथ द सी, बिनीथ द वाटर लेवल भी उतने ही आसानी से रिस्पायर कर सकते हैं और किसी तरह का कोई एक्सेसिव लोड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स राइजिंग, इस तरह की कोई सिकनेस उन पर प्रोड्यूस नहीं होती. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट द नेक्स्ट एप्लीकेशन वी कैन कंसिडर इज रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स. ये भी आप हेनरीज लॉ के साथ सपोर्ट कर सकते हो. तो अगेन द सेम कंसेप्ट कि एट हाई पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, दैट इज़ योर हेनरीज लॉ. अब यही चीज़ आप देखो, अब अगर आप एयर की बात करते हैं, सो योर एयर विल एंटर द लंग्स. ओके जब एयर एंटर कर गया लंग्स में तो एयर में क्या था, ऑक्सीजन. तो पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन पे वो लंग्स में एंटर करते ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट विल बी हाई. ओके एंड सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज, सो दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ द बॉडी फ्लूइड्स. तो वहाँ पे कौन से बॉडी फ्लूइड्स उसको आसानी से अवेलेबल है, हेमोग्लोबिन विद इन द ब्लड. फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड एंड इट विल फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ओके इज इट क्लियर? अब उसके बाद ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो गई लंग्स में. अब फर्दर हम कहते हैं फिर सेल्स की फंक्शनिंग की पॉसिबिलिटी कैसे है. तो जब ये टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं ये ऑक्सीजन, जब आप एयर को अंदर ले लिया आपने, उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ के पास जा रहे हैं. तो टिश्यूज़ के पास में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है ऑक्सीजन का. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो विद इन द टिश्यूज़, राइट. तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज. Due to low pressure, solubility is going to decrease of the gas. As a result, it will now have tendency to release oxygen. तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन में से जो है आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा into the tissues और वो फर्दर कहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा, for the functioning of the cells. Is it clear? So that's about the concept of functioning of lungs और उसका support with reference to Henry's law. Okay. Now after that I'd like to cover one numerical in this particular topic, so as that can also be asked in your papers. So let us consider one of the numerical. See the question. The solubility of oxygen in water at normal temperature pressure conditions is 0.0632 gram per liter. At what pressure 1 liter of water at 0 degree Celsius dissolves 4.0 gram of oxygen. तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लगाना है, हेनरीज लॉ कंसेप्ट लगाना है. तो हेनरीज लॉ के हिसाब से यहाँ पे 2 कंसनट्रेशंस आपको प्रोवाइडेड हैं एंड डेफिनेटली 2 प्रेशर्स, राइट. तो आप हेनरीज लॉ का कंसेप्ट अप्लाई करोगे. सो वी हैव m1 अपॉन p1 इज इक्वल टू k. दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि एक ही टाइप ऑफ गैस की हम बात कर रहे हैं एट 2 डिफरेंट प्रेशर्स. सिमिलरली वी हैव m2 अपॉन p2 is equal to, just a sec, so I can write it down this way. I have m1 upon p1 is equal to k and m2 upon p2 is equal to k. Okay, what I am going to do next is I can equate both these equations. So I have m1 upon p1 is equal to m2 upon p2.
right? So according to the data available with us, we have the value for M1. What is M1? 0.0632 gram. So that is your M1. Then further M2 is also given to you. M2 is 4.0 gram of oxygen. So that is your M2. Further pressure is, are the pressure given to you? One pressure you have to find out. So you have to find out P2. However, P1 is given to you, NTP conditions, normal temperature conditions. So P1 will be 1 atmospheric pressure. Okay, so you have to simply substitute all the values in this particular equation. Let us substitute. So that is M1 was 0.0632 divided by your P1. P1 is 1 is equal to M2 4.0 gram divided by P2. So when you work out this particular equation, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी P2 is equal to 63.29 atmospheres. Okay, so that is the value. So it's a simple numerical. आपको simply यहाँ पे Henry's law का concept apply करना था. Is it okay? So that's for today. Thank you for watching.